नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत टाइम से आप लोगों की फरमाइश या इच्छा थी कि भाई और क्लासेस भी अरेंज की जाए, तो इस कड़ी के अंदर आज मैं मेरे बड़े भाई श्री आलोक जी को यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। और आलोक सर, जिनके नाम का कोई मोहताज नहीं, ये एक ऐसी पहचान है नर्सिंग में जो एक एक बच्चा इनको जानता है। और आप बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम लेने भी सर आए होंगे और मेरे साथ शुरू से DMS मेडिकल नर्सिंग अकेडमी में सर पढ़ा रहे थे। लेकिन लेटेस्ट, जैसा कि मैंने भी वहां से छोड़ दिया है, तो सर ने पिछले 2 साल पहले वहां से छोड़ दिया था। लगातार 4 साल तक DMS में सर ने पढ़ाया और पिछले 2 वर्षों से कॉन्सेप्ट RNA के अंदर पढ़ा रहे थे। अब इन्होंने वहां से भी छोड़ दिया और मेरे साथ मिलकर के गुरु नर्सिंग अकेडमी एक नई संस्था की शुरुआत की है। तो हम लोग मिलकर के बहुत कुछ आप लोगों के लिए करना चाह रहे हैं। तो आज सर अपनी पहली क्लास यहाँ पर शुरुआत करना चाहते हैं और सर आपको पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो आपने BSc फर्स्ट ईयर में, GNM फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चन आते हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा। तो हम उसको डिस्कस करेंगे और कुछ 2-3 क्वेश्चन उसके एग्जाम्पल्स पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन समझने से पहले आपको सबसे पहला वर्ड देखना पड़ेगा, वो क्या है? डिजीज। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम यहाँ पे किस चीज को लेके कर रहे हैं? बीमारी को लेके कर रहे हैं। इसका मतलब किसी बीमारी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और रोकने का मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए आपको 4 शब्दों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला शब्द है डिजीज। डिजीज किस में कन्वर्ट होता है? इंपेयरमेंट में। इंपेयरमेंट किसमें कन्वर्ट होता है? डिसेबिलिटी में। और डिसेबिलिटी कन्वर्ट होती है किसमें? हैंडीकैप। ये 4 शब्द डिफरेंट टाइप्स हम यूज करते हैं, पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन आज इनका मतलब समझने की जरूरत है क्योंकि लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन्हीं 4 वर्ड्स पर आधारित है। सबसे पहली बात है डिजीज। मैं ये कह सकता हूं कि डिजीज का मतलब है कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट। हमारे शरीर में कोई भी घटना होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी इवेंट होती है, तो वो क्या कहलाती है? डिजीज। मतलब बीमारी। जब बीमारी होगी तो बीमारी की वजह से शरीर में क्या आएगी? कमी। बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन, कोई ना कोई अंग अपना काम करना कम कर देगा। मतलब इंपेयरमेंट को हिंदी में क्या समझ सकते हैं? कमी। किसी प्रकार की हो सकती है। यदि बॉडी में किसी प्रकार के काम करने के फंक्शन में कमी आती है तो वो कहलाती है इंपेयरमेंट। यदि इंपेयरमेंट को नहीं रोका जाए तो फिर वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है? डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी का मतलब डिसएबिलिटी, जो योग्यता पहले थी वो योग्यता अब नहीं है, इसका मतलब डिसएबिलिटी। तो डिजीज कन्वर्ट हुई इंपेयरमेंट में और इंपेयरमेंट कन्वर्ट किसमें हुआ? डिसएबिलिटी में। और यदि आपने डिसएबिलिटी को भी सही समय पे नहीं रोका तो फिर जाके वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हैंडीकैप में। और हैंडीकैप को सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि साहब विकलांग है, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी होगी। तो मेरा कहने का मतलब है बीमारी होना, बीमारी की वजह से शरीर के किसी अंग का काम करना कम कर देना और उस काम कम करने के बाद धीरे धीरे उसकी क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाना और लास्ट में वो व्यक्ति किसमें कन्वर्ट हो जाए? हैंडीकैप। ये 4 अलग अलग स्टेज है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। यदि मैं प्रीवियस एग्जाम्स की बात करता हूं, आपने PGI का 2014 का पेपर देखा होगा, एम्स जोधपुर का पेपर देखा होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इनका सीक्वेंस क्या है? इसका सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। सीक्वेंस आपको याद करना है DIDH। डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। ये क्वेश्चन था केवल एक जो था पर्टिकुलर, और उसमें यही उसने सीक्वेंस पूछ लिया था। जिसने इसको समझ लिया उसका पूरा मार्क मिल गया उसको। तो मेरा कहने का मतलब पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप जो लास्ट पॉइंट है, ये 4 अलग अलग पार्ट है जो कनेक्टेड है आपस में। अब हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है, प्रिवेंशन का वर्ड का जो मतलब है वो क्या है? रोकथाम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रोकथाम। रोकना, किसी भी चीज को रोकना।
अब रोकने का मतलब या तो बीमारी होने से पहले रोका जाए, या बीमारी की जो इम्पेयरमेंट हो गई उसको आगे बढ़ने से रोका जाए, या डिसेबिलिटी को रोका जाए, और या फिर उसको हैंडीकैप में कन्वर्ट होने से रोका जाए। मतलब मैं जिस भी स्टेज पर, ऐसा मतलब नहीं है प्रिवेंशन का कि बीमारी होने से रोकना ही प्रिवेंशन है, नहीं, प्रिवेंशन अलग अलग लेवल पे हो सकता है। बीमारी होने से पहले रोकते हैं तो वो अलग प्रिवेंशन है, बीमारी की इम्पेयरमेंट को आगे बढ़ने से रोकते हैं तो वो अलग प्रिवेंशन है, और डिसेबिलिटी को लिमिट करते हैं या उसको हैंडीकैप में कन्वर्ट होने से रोकते हैं तो उसका अलग प्रिवेंशन है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो मोटे रूप में आप समझ सकते हैं वो ये कहता है कि डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप अलग अलग स्टेज पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने प्रकार के होते हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ये आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है ये टॉपिक, लेकिन अब हम इसके एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है कि किस लेवल पर कौन सा प्रिवेंशन होता है। सबसे पहला लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है प्राइमोर्डियल। कौन सा होता है? प्राइमोर्डियल। ये फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो होता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो होता है वो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है? सेकेंडरी। और सबसे लास्ट में जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो कौन सा होता है? टर्शियरी। मैं आपको एक एक स्टेप के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान रखें, लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने प्रकार के? 4 प्रकार। पहला कौन सा? प्राइमोर्डियल। दूसरे नंबर पे प्राइमरी, तीसरे नंबर पे सेकेंडरी, और सबसे लास्ट जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो कौन सा है? टर्शियरी। अब यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग आंसर होते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 होते हैं, A B C D। ये 4 ऑप्शन दिए हुए एग्जाम में, और आपके सामने एक सिचुएशन दी हुई है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो आपको रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि प्राइमोर्डियल का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब क्या है, और टर्शियरी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आप ये ध्यान रखिए कि हम सभी लोग हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब वी आर कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग फील। हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, लेकिन हम बीमार हो सकते हैं। मैं ये कहूँ कि यदि शरीर में बीमारी नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, याद रखें इस शब्द को, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, शरीर में बीमारी नहीं है। ये 2 लेवल ऑफ प्रिवेंशन को इंडिकेट करता है, एक तो प्राइमोर्डियल और एक प्राइमरी। ये जो पुरानी बुक्स आप पढ़ेंगे, मतलब 5-7 साल पहले के जो एडिशंस पढ़ेंगे बुक्स के, टेक्स्ट बुक्स के, उसमें आपको प्राइमोर्डियल वर्ड मिलेगा ही नहीं, सीधा क्या मिलेगा? प्राइमरी। लेकिन अब इस प्राइमरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्राइमोर्डियल और प्राइमरी। तो प्राइमोर्डियल और प्राइमरी ये दोनों उस चीज को इंडिकेट करते हैं जहां पर शरीर में बीमारी अभी तक हुई नहीं है, बीमारी की उपस्थिति नहीं है। मतलब अभी तक व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन आगे बीमार हो सकता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज 2 लेवल ऑफ प्रिवेंशन को बताती है, प्राइमोर्डियल और प्राइमरी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्राइमोर्डियल। देखिए, हम एक पर्सन की बात करते हैं, हम अपनी खुद की बात कर सकते हैं, और हम हेल्दी हैं। लेकिन बीमारी होने के लिए हम सब लोग जानते हैं 2 चीजें होती है, एक तो होती है एटियोलॉजी और एक होता है रिस्क फैक्टर। क्या होता है? रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है वो फैक्टर जो बीमारी की उपस्थिति, जो भी कारण है उसका, उसकी उपस्थिति में बीमारी होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। यदि कोई इंसान स्मोकिंग करता है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसको लंग कैंसर हो सकता है। होगा ये कंफर्म नहीं है। We can't use the statement that smoking cause lung cancer. We can use the statement smoking can cause lung cancer. स्मोकिंग लंग कैंसर को कॉज कर सकती है। मतलब स्मोकिंग अपने आप में क्या हो गया? रिस्क फैक्टर। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिस्क फैक्टर की उपस्थिति में बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति जो हेल्दी है, जिसकी बॉडी में ना तो रिस्क फैक्टर है ना कोई एटियोलॉजी, हेल्दी है,
यदि मैं इस रिस्क फैक्टर को रोकने की बात करता हूं, मतलब रिस्क फैक्टर को शरीर में आने से रोकता हूं, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। वापस समझना मेरी बात को, मेरे शरीर में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। एक 10 साल के बच्चे को, जो 10 इयर्स ओल्ड बच्चा है, उसको लंग कैंसर स्मोकिंग से नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्मोकिंग नहीं करता है। एक इंसान जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल यूज कर रहा है, उसको किसी प्रकार की सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्क फैक्टर नहीं है। मैंने रिस्क फैक्टर को होने से रोक दिया, तब तो क्या कहलाएगा? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। क्या कहलाएगा? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। लेकिन उसकी लाइफस्टाइल में रिस्क फैक्टर है, लेकिन अभी तक उसको बीमारी नहीं हुई है, तो हम उस रिस्क फैक्टर को रोककर बीमारी होने के चांसेस को रोकते हैं, तो फिर वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। ये 10 इयर्स ओल्ड चाइल्ड और ये 30 इयर्स ओल्ड चाइल्ड पर्सन, ये स्मोकिंग नहीं करता है, ये स्मोकिंग करता है, ठीक है। इसको भी कैंसर नहीं है और इसको भी कैंसर नहीं है। अब समझिए, आप दोनों हेल्दी हैं, दोनों को डिजीज नहीं है, दोनों व्यक्ति आपके सामने मौजूद है, लेकिन इसको मैं एजुकेशन देता हूं कि भैया स्मोकिंग नहीं करनी है बेटा, स्मोकिंग गलत चीज होती है, नुकसान करती है, और आपने इसको मना कर दिया। तो क्या ये स्मोकिंग कर रहा था? क्या नहीं कर रहा था? रिस्क फैक्टर था? क्या नहीं था। आपने रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से पहले रोक दिया। इसका मतलब ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया? प्राइमोर्डियल। वेरी गुड। कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया? प्राइमोर्डियल। ये स्मोकिंग कर रहा है, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से स्मोकिंग कर रहा है। आपने इसको कहा स्मोकिंग छोड़ दीजिए, स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है। रिस्क फैक्टर है या नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन डिजीज है क्या? नहीं है। रिस्क फैक्टर मौजूद है, बीमारी मौजूद नहीं है, और आप इसको रोकने की बात करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। सिंपल सा डिफरेंस है। आपको एग्जाम में दिए गए स्टेटमेंट में ये पढ़ना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। वो आपको रिस्क फैक्टर दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि रिस्क फैक्टर को रोकने की बात कर रहा है, द प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। क्या कहलाएगा? प्राइमोर्डियल। और जहां पर आप रिस्क फैक्टर को डिजीज में कन्वर्ट होने से रोक रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। अब मैं आपको जो एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, साथ ही साथ वो भी डिस्कस करता हूं। जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था वो ये था, ए पर्सन इज टेकिंग, ए पर्सन इज एडवाइज्ड टू यूज traditional lifestyle for the prevention of CHD। अब यहां पर आपसे कहा गया ए पर्सन इज एडवाइज्ड टू यूज ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ CHD। एक व्यक्ति को एडवाइस दिया गया, एजुकेशन दिया गया कि आप ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल यूज करते रहो, जिससे आपको क्या ना हो? क्या ना हो? कंजस्टिव हार्ट डिजीज ना हो, हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो, CAD ना हो। इसका मतलब आप किसको रोक रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर को रोक रहे हैं। अभी रिस्क फैक्टर नहीं है, और जब रिस्क फैक्टर नहीं है तो फिर इसका मतलब वो किसमें चला जाएगा? प्राइमोर्डियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात याद करें, एक 12 साल की या 6ठी क्लास में पढ़ने वाली लड़की को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सिखाया जाता है, उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एजुकेशन दी जाती है। तो किसका प्रिवेंशन, किसका एग्जाम्पल है?
तो मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है क्या? नहीं हुआ है। हम सब जानते हैं कि द एज ऑफ मीनार्की इज 13 ईयर्स और मोर देन 13 ईयर्स। और अभी वो 12 साल की है, तो 12 साल की लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको एजुकेशन दे रहे हैं पहले से ही, जिससे क्या है, वो आगे जब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो तो वो उस डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर को रोक सके या रिस्क फैक्टर को आने से रोक सके। इसका मतलब वो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया? प्राइमोर्डियल। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का सीधा तात्पर्य ये है कि बीमारी के रिस्क फैक्टर भी मौजूद नहीं है। बीमारी तो बात की बात है, हालांकि ये दोनों प्री पैथोजेनिक स्टेट है, बीमारी से पहले की स्टेज है, प्राइमोर्डियल और प्राइमरी। लेकिन प्राइमोर्डियल में तो रिस्क फैक्टर भी नहीं है और उसको रोकने की बात करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अब हम बात करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। किसकी बात करेंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, रिस्क फैक्टर मौजूद है, और रिस्क फैक्टर मौजूद है तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको बीमारी में कन्वर्ट होने से रोक रहे हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन का मोटिव होता है टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज इन प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। ध्यान रखो, यहां पे मैंने प्रेजेंस लिखा है, मतलब रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में बीमारी को, अकरेंस का मतलब होता है होना, बीमारी को होने से रोकना क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब रिस्क फैक्टर की उपस्थिति में बीमारी को होने से रोकना प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। व्यक्ति अभी भी यहाँ पर क्या है? हेल्दी है, बीमार नहीं हुआ है, लेकिन बीमार होने के चांसेस हैं, उसके लिए प्राइमरी प्रिवेंशन यूज करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से? यदि मैं आपसे कहूँ कि बीमारी को रोकना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप ये कहेंगे कि साहब व्यक्ति की हेल्थ को इतना बढ़ा दो, इतना प्रमोट कर दो कि वो बीमारी के साइकिल से दूर चला जाए। डिजीज अपन जो पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, उसमें क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज ये कहता है कि इंसान जीरो स्टेट पर है, मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज है, और एब्सेंस ऑफ डिजीज से उसको अच्छी परिस्थितियां मिले, हेल्थी कंडीशंस मिले, तो इंसान कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, टूवर्ड्स बेटर हेल्थ, ऑप्टिमम हेल्थ। और यदि पुअर कंडीशंस मिले तो इंसान कहाँ जाएगा? अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, मॉडरेट सिकनेस, सीवियर सिकनेस और डेथ। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि इंसान की हेल्थ को प्रमोट कर दिया जाए तो अपने आप को कहाँ जाएगा? बीमारियों से दूर। दूसरी बात कि मैं पर्टिकुलर किसी एक्शन की बात करूँ, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किसकी बात करूँ? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पेसिफिक का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी से बचाव के लिए। अब आप समझिए इसका मतलब क्या। मैंने एक इंसान को कहा कि साहब आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट। शहरों में 40 साल का इंसान जब डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि साहब मेरे को थोड़ी सी बेचैनी सी रहती है, मुझे ऐसा फील होता है और एज बढ़ रही है, ऐसा है वैसा है, या घर में ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है? 3 सफ़ेद चीज़ें बंद, नमक, चीनी, घी। अभी उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी हिस्ट्री, उसकी फैमिली में किसी को है, उसके मदर को है, उसके फादर को है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, थायराइड की प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, तो डॉक्टर उसको पहले कह देंगे बैलेंस डाइट। आप बैलेंस डाइट खाइए, इसका मतलब आपकी बॉडी में रिस्क फैक्टर तो है, हेरिडिटरी कंजेनिटल रिस्क फैक्टर है, हेरिडिटरी फैक्टर्स है, आप अच्छी डाइट लीजिए, डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे। आपने कहा प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए और प्रॉपर रेस्ट कीजिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, इंसान एक्सरसाइज करता है, बाबा रामदेव को याद करता है, रेस्ट करता है, एक्सरसाइज से प्रमोट करता है। क्यों करता है? कि कहीं ना कहीं उसकी एज बढ़ने के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी बढ़ रहे हैं। बीमारी नहीं हुई है लेकिन रिस्क फैक्टर तो आ रहे हैं। तीसरी बात हेल्थ एजुकेशन। हम कई बार लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं, जैसे एनवायरमेंटल सैनिटेशन, वातावरण को साफ रखो, साफ सफाई रखो, खुद पर डेली नहाया करो, आसपास साफ रखा करो, ब्रश किया करो। हेल्थ एजुकेशन, डिफरेंट टाइप के बारे में हेल्थ एजुकेशन देते हैं। आप सैनिटेशन की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं।
ये सारी की सारी चीजें इंसान की हेल्थ को क्या करती है, प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। ये किसी एक पॉइंट पे बात नहीं कर रही, ये ओवरऑल इंसान की हेल्थ को बढ़ा रही है, पूरी तरीके से बढ़ा रही है। लेकिन जहां पर हमारा एक्शन पर्टिकुलर किसी चीज पे इंडिकेट हो जाए तो वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जैसे आपके एग्जाम्स में कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि आप किसी व्यक्ति को इम्यूनाइज करते हैं, टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है, तो आप तुरंत कहेंगे प्राइमरी का। और प्राइमरी में भी किसका, स्पेसिफिक। किसी बच्चे को बीसीजी का टीका लगाते हैं तो वो किससे बचाता है, टीबी से बचाता है। ओवरऑल हेल्थ तो नहीं बढ़ाता है ना, इससे बचाता है, टीबी से बचाता है, मतलब स्पेसिफिक है। आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप ग्लव्स पहनते हैं, तो ग्लव्स पहनने का मतलब पीपी यूज करते हैं। अभी इस टाइम कोरोना बहुत चल रहा है, कोविड-19 बहुत चल रहा है, तो पीपी सब लोग सुनते हैं। हम जो हॉस्पिटल में पीपी पहनते हैं, आज मैं टीबी के पेशेंट को डील करने जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं मास्क जरूर लगूंगा। लेकिन जब मैं HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट के पास जाऊंगा तो मैं ग्लव जरूर पहनूंगा। मेरा कहने का मतलब आपका जो भी पीपी है, आपका जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से बनाया गया है। इसका मतलब वो किस में जाएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। एक एलिजिबल कपल, एक योग्य जोड़ा जो कि एक पुत्र को, पुत्री को जन्म दे सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, एलिजिबल कपल, आप उसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कीजिए, कॉन्डम यूज कीजिए, कॉपर टी यूज कीजिए। किसका एग्जांपल है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। आपका मोटिव क्या है कि प्रेगनेंसी को रोकना। मेरा कहने का मतलब कि जहां पर भी आपके एक्शन से पूरी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है, पर्टिकुलर एक चीज पर हम जोर दे रहे हैं, वो किस में जाएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। लाइट का काम करने वाला व्यक्ति दस्ताने पहनता है बड़े बड़े, जो वेल्डिंग का काम करता है वो अपने आगे लोहे की शील्ड लगाता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एक इंसान को कुत्ते ने काट लिया तो वो क्या लगाता है, रेबीज का वैक्सीन। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या लिख के देता है, एक दो बार पूछा गया है, ए रैबिट डॉग बाइट्स ए ह्यूमन। एक रैबिट डॉग ने एक इंसान को काट लिया और वो इंसान पहुंच गया हॉस्पिटल में, सर्जिकल ओपीडी में, क्या लगवाने के लिए, रेबीज का वैक्सीन। कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, बच्चों के दिमाग में क्या आता है, रैबिट डॉग ने काटा, उस कुत्ते ने काटा है जिसको ऑलरेडी क्या हो चुका है, रेबीज। इसका मतलब तो रेबीज होगा ही, और रेबीज होगा मतलब बीमारी की शुरुआत तो हो चुकी है, और बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, इसका मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन। गलत, ध्यान रखिए, आप उस रेबीज का ट्रीटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, आप रेबीज को होने से रोक रहे हैं। रैबिट डॉग का काटना तो अपने आप में क्या हो गया, रिस्क फैक्टर। क्या हो गया, रिस्क फैक्टर। लेकिन उस रिस्क फैक्टर को बीमारी में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए आपके पास क्या है, वैक्सीन। तो आप वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन लगाना किस में जाएगा, चाहे टिटनस का वैक्सीन हो और चाहे रेबीज का वैक्सीन। ये दोनों की दोनों क्वेश्चंस के आंसर किस में जाएंगे, आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएंगे। ध्यान रखिए, जितने भी एग्जाम्स प्रोफाइलेक्सिस वर्ड पे पूछता है क्वेश्चन, आपके पूरे क्वेश्चन में कहीं भी उसने वर्ड लिख दिया प्रोफाइलेक्सिस, क्या लिख दिया, प्रोफाइलेक्सिस, तो ध्यान रखिए, आंख बंद करके आप उसका आंसर क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन। क्योंकि प्रोफाइलेक्सिस बीमारी होने के बाद नहीं करते हैं, उसके बाद तो ट्रीटमेंट करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस। तो प्रोफाइलेक्सिस इज ऑलवेज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ध्यान रखिए, प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब क्या हुआ, जहां पर रिस्क फैक्टर भी नहीं है, हम रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से रोक रहे हैं। और प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि रिस्क फैक्टर तो है लेकिन अब उसको डिजीज में कन्वर्ट होने से रोक रहे हैं, वो कहलाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। और प्राइमोडियल और प्राइमरी दोनों प्रिवेंशन कौन से लेवल, किसके बात करते हैं, डिजीज से पहले की बात। अब मान लीजिए बीमारी हो गई, तो बीमारी हो गई तो डायग्नोसिस करना है, टेस्टिंग करनी है, उसके बारे में जानना है, पता लगाना है और उसका इलाज करना है। तो यहाँ पर आपका तीसरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो आता है, थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन, वो कौन सा है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। कौन सा है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि बीमारी है,
डिजीज हैज अकर्ड, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में शुरुआत हो चुकी है, बीमारी की शुरुआत हो चुकी है और अब उस बीमारी को अर्ली स्टेज पे रोकना। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को रोकना, प्लस हम ये कह सकते हैं कि बीमारी को कॉम्प्लिकेशन से रोकना। या एक सिंपल लाइन याद करो, इतना भी याद नहीं रहे तो आप तो ये याद रखो, टू प्रिवेंट द डिजीज एट इट्स अर्ली और इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआत, शुरुआती अवस्था पे रोक देना, शुरुआती अवस्था पे उसको ट्रीट कर देना, क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। और किसी भी बीमारी को रोकने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डायग्नोसिस। क्या होना चाहिए? डायग्नोसिस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके दो पार्ट हैं। अर्ली डायग्नोसिस मतलब जितना जल्दी हो सके बीमारी का पता लगाया जाए, और दूसरा प्रॉपर ट्रीटमेंट और उस बीमारी का इलाज करवाया जाए। सिंपल सी भाषा में तो बहुत इजी है। आपको पता, किसी ने कहा कि एक व्यक्ति खांसी है, स्पूटम टेस्टिंग के लिए गया, आप तुरंत बोलते सेकेंड, लेकिन जहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है वो देखिए, मैं आपसे कहीं भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये कह दूँ कि हमें बीमारी की क्या करनी है? स्क्रीनिंग। क्या करनी है? स्क्रीनिंग। हमें बीमारी के बारे में डायग्नोसिस करना है। आंख बंद करके किस पे चले जाओगे आप? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखा हुआ आता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन का मोटिव देखना है, उसमें जो एक्शन किया जा रहा है वो एक्शन किसके लिए हो रहा है? बीमारी की अर्ली स्टेज पर रोकने के लिए हो रहा है, बीमारी के रिस्क फैक्टर को रोकने के लिए हो रहा है, रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस में बीमारी को रोकने के लिए हो रहा है। यदि आपने उस एक्शन को समझ लिया तो आपका आंसर 100% करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बहुत सारी बुक्स, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द बुक्स, मैं बुक्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन उन बुक्स पे लिखा हुआ है प्राइमरी प्रिवेंशन। गलत, पूरी तरह से गलत, क्योंकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का मोटिव कैंसर को रोकना नहीं है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मोटिव कैंसर का अर्ली स्टेज पे पता लगाना है। क्यों कर रही है फीमेल? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का मोटिव यह है कि किसी प्रकार का लंप है, किसी प्रकार का डिस्चार्ज है, किसी प्रकार की शेप में डिफरेंस है, किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है, तो उसको वो अर्ली स्टेज पे पता लगा सके। बार बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने से क्या कैंसर होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे? नहीं। मैं आपसे कहूं, एक फीमेल ओरल पिल्स यूज कर रही है लंबे समय से, बहुत लंबे समय से ओरल पिल्स यूज कर रही है, आपने कहा कि आपको पैप स्मीयर करवाना चाहिए। पैप स्मीयर जानते हैं किसके लिए होता है? सर्वाइकल कैंसर। वेरी गुड। सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या होता है? पैप स्मीयर। तो पैप स्मीयर वो ओरल पिल्स कंटिन्यू ले रही है और डॉक्टर कहता है आप हर 3 साल में पैप स्मीयर करवाइए। अरे पैप स्मीयर करवाना किसमें जाएगा? अर्ली डायग्नोसिस। क्यों? हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको बाय द वे की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसको कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हो या उसको कैंसर हो सकता हो, तो हम उस कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन स्क्रीनिंग हो, आप सिंपल क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होते। सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को 2 वीक से ज़्यादा खांसी है, वो टीबी सेंटर पे गया और स्पूटम टेस्ट करवाया, आप तुरंत कह दोगे डायग्नोसिस है, सही आंसर। उसने कहा कि एक पेशेंट को ठंड के साथ बुखार आ रहा है, आपने कहा उसने मलेरिया का ऐसा टेस्ट करवाया, तुरंत आप कह दोगे सेकेंडरी प्रिवेंशन है। क्वेश्चन जो घूम के आते हैं वो वर्ड यूज क्या करते हैं? स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, इनमें आप कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिए, आज आप कम्युनिटी में गए, आपके पास एक व्यक्ति, आज लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, अभी आपसे लेटेस्ट ये कहा जाए कि साहब मेरे को जुकाम हो रही है, हल्का सा बुखार भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोरोना वायरस का टेस्ट करवा लूँ।
तो कोरोना वायरस की टेस्टिंग करवाना, हो सकता है रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, लेकिन कोरोना वायरस की टेस्टिंग करवाने के पीछे मोटिव क्या था? अर्ली डायग्नोसिस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सिंपल फंडा याद रखो, जिस भी चीज को हम स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किस में जाएगा? अर्ली डायग्नोसिस। दूसरी बात है ट्रीटमेंट। टीबी हुई, आपने क्या स्टार्ट कर दिया? डॉट्स, किसमें जाएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया, आपने क्लोरोक्विन स्टार्ट कर दी, किसमें जाएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट, बीमारी का इलाज और बीमारी का पता लगाना, ये दोनों की दोनों चीजें किसमें जाती हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर आपका तीसरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। नाउ द लास्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और वो आपका है टर्शरी प्रिवेंशन। क्या है? टर्शरी प्रिवेंशन। मान लीजिए बीमारी आगे बढ़ गई और आगे बढ़कर वो डिसेबिलिटी की तरफ चलना स्टार्ट हो गई है। मैंने आपसे कहा था इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर आपका चौथा जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो कौन सा है? टर्शरी प्रिवेंशन। अब आपसे ये कहा जाए कि टर्शरी प्रिवेंशन क्या है, तो मेरी बात को आपने समझ लिया था कि डिसेबिलिटी को रोकना किसमें जाएगा? टर्शरी प्रिवेंशन। एक व्यक्ति को पैर में गैंग्रीन हो गया, डॉक्टर ने एडवाइस किया इसका उल्टा काट दो वरना ये आगे बढ़ेगा। कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन। किसी इंसान के ब्रेस्ट, किसी फीमेल के ब्रेस्ट में लंप हो गया, कैंसर हो गया और मैस्टेक्टमी कर दी, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया, किसमें जाएगा? डिसेबिलिटी लिमिटेशन। किसी पर्सन को परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी कर दी, किसमें जाएगा? डिसेबिलिटी लिमिटेशन। हमारा मोटिव डिसेबिलिटी को रोकना है और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट क्या आएगा? रिहैबिलिटेशन। वो व्यक्ति भी जिंदा है, मरा नहीं है, तो उसको उसकी नॉर्मल लाइफ में वापस लाने का प्रयास करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुनर्वास। क्या बोलते हैं? पुनर्वास। डिसेबिलिटी को रोकना और रिहैबिलिटेशन, उसके पुनर्वास की व्यवस्था करना, ये दोनों चीजें किस में जाती है? टर्शरी प्रिवेंशन में। आप लोगों को नर्सिंग की डेफिनेशन याद होगी जो आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में या जीएनएम फर्स्ट ईयर पढ़ी है। सबसे अच्छी डेफिनेशन जो दी है वो दी है वर्जिना हेंडरसन ने, और वर्जिना हेंडरसन ने बहुत अच्छी बात कही है जिसको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने एक्सेप्ट भी किया है कि नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ को रखने के लिए और इट्स रिकवरी, मतलब बीमारी को दूर करने के लिए, और टू ए पीसफुल डेथ, और यदि वो ठीक नहीं हो सकता है तो उस इंसान की शांतिपूर्वक मृत्यु के लिए। तो नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी और टू ए पीसफुल डेथ दैट ही वुड परफॉर्म unaided if he had necessary strength, will और knowledge। हम उसको नॉर्मल लाइफ में लाने का प्रयास करते हैं। रिहैबिलिटेशन फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, वोकेशनल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। हम उसको नॉर्मल स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते हैं। पहला तो उसकी डिसेबिलिटी को लिमिट करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा उसके पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं, और तीसरा यदि उसकी मृत्यु निश्चित है, इनवाइटेबल डेथ है, तो उसकी शांतिपूर्वक मृत्यु, हम इसको हिंदी समझ सकते हैं पीसफुल डेथ। हम उसकी पीसफुल डेथ की बात करते हैं जब पेशेंट लास्ट स्टेज पर होता है, जिसे हम बोलते हैं पैलेटिव केयर। द मीनिंग ऑफ पैलेटिव केयर इज, पैलेटिव केयर शब्द का मतलब क्या है? पैलेटिव केयर का मतलब है नॉट एडिंग डेज इन लाइफ बट एडिंग लाइफ इन द डेज। मतलब जिंदगी में दिनों को नहीं जोड़ सकते, लेकिन दिनों में जिंदगी को जोड़ सकते हैं। इसका मतलब उसकी मृत्यु कैसी हो? शांतिपूर्वक हो। एक व्यक्ति जिसको आप मॉर्फिन दे रहे हैं, सीवियर पेन है और वो जाने वाला है इस दुनिया से, वो भी किस में जाएगा? टर्शरी प्रिवेंशन, पीसफुल डेथ, ये नर्स का काम है। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब है डिसेबिलिटी को आगे बढ़ने से रोकना। हमने एम्पुटेशन कर दिया, हमने उसको मैस्टेक्टमी कर दी, हमने हिस्टेक्टमी कर दी, हमने किसी प्रकार से किसी पार्ट को रिमूव कर दिया, तो किस में जाएगा? डिसेबिलिटी लिमिटेशन में। और उसके बाद उसको नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प किया, उसको चलने के लिए बैसाखी दी, उसको व्हील चेयर दिया,
उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया, उसको डिफरेंट जॉब में प्लेसमेंट किया, वो भी किस में जाएगा? टर्शरी। और यदि उसकी मृत्यु निश्चित है तो उसको पीसफुल डेथ मिले तो वो भी किस में जाएगा? टर्शरी। तो यहाँ पर आपके चारों लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो मैंने आपको समझाया, एक बार दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, आप इसको याद रखें। 4 लाइनें याद रखनी है। मैंने आपको 4 वर्ड बताए, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड डीके। बीमारी होने के रिस्क फैक्टर को रोकना प्राइमोडियल, रिस्क फैक्टर है लेकिन बीमारी नहीं है, बीमारी को होने से रोकना प्राइमरी, बीमारी शुरू हो चुकी है डायग्नोज करके ट्रीट करना सेकेंडरी, और उसके बाद बीमारी को आगे बढ़ गई है तो उसकी डिसेबिलिटी को रोकना या उसको रिहेबिलिटेट करना, वो किस में जाएगा? टर्शरी। आज की क्लास जो थी वो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रही होगी। माई सेल्फ आलोक रावत, मेरा नाम आलोक रावत है, आप में से बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा, और मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन डील करता हूँ। आगे मेरी क्लासेज होंगी। गुरु नर्सिंग अकेडमी जिसकी मैं परमानेंट फैकल्टी हूँ, वो बेरी कोचिंग है, हम सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। मिस्टर दिनेश शर्मा जो कि इस ऐप के ऑनर हैं, वो भी उस कोचिंग का हिस्सा है बहुत बड़ा। तो आप सभी ये ध्यान रखें कि ऑनलाइन के साथ साथ जब हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप ज़रूर आएँ। बहुत कुछ है सीखने के लिए और बहुत कुछ है हमारी तरफ से आपको सिखाने के लिए। धन्यवाद।